हरियाणा में लोकसभा चुनावों के बाद अब हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार के अल्पमत में होने का मुद्दा फिर से उठने लगा है। विपक्ष एक बार फिर से विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रहा है। विपक्ष के दावे में कितना दम है, इसको लेकर MH1 न्यूज के चंडीगढ़ पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी ने राम नारायण यादव से बातचीत की। हरियाणा में जिस प्रकार से विपक्ष चुनाव परिणाम आने से पहले ही कहने लगा कि हरियाणा के अंदर सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त संख्या नहीं है विधायकों की, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए या मुख्यमंत्री जो है अपना विश्वास सरकार के अंदर सदन पटल पर साबित करें। हमारे साथ संविधान के जानकार राम नारायण यादव जी मौजूद हैं। यादव जी हरियाणा विधानसभा से स्पेशल सेक्रेटरी सेवानिवृत्त है। इसके अलावा जिक्र किया जाए तो पंजाब विधानसभा में एडवाइज़र रहे हैं। यादव जी स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। यादव जी, जिस प्रकार से बादशाहपुर के विधायक की डेथ के बाद कांग्रेस ज़्यादा उत्साहित नजर आती है कि सदन पटल पर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के पास विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, आप क्या मानते हैं? देखिए धरनी जी, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये एक यूनिक सिस्टम है कि पक्ष और विपक्ष दोनों सत्ता के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश मैकमिलन ने भी कही थी कि ये सत्ता पक्ष अपनी सरकार चलाने के लिए कोशिश करती रहती है और विपक्ष उसको गिराकर अपनी सत्ता हासिल करने की कोशिश करता रहता है। तो यहाँ पर जब हरियाणा की बात है, हरियाणा ने भी 12-13 तारीख को कॉन्फिडेंस मोशन विधानसभा में सीख किया था गवर्नमेंट ने। इसके बाद ये हालातें पैदा हो गई, एक करनाल की सीट खाली हो गई, एक चौधरी रंजीत सिंह की खाली हो गई और एक दुर्भाग्यवश 25 मई को ये बादशाहपुर की सीट की MLA की खाली हो गई, तो 87 सीट रह गई। इन हालातों में हरियाणा में गवर्नमेंट के पास बीजेपी की 40, कांग्रेस की 30, JJP की 10, इंडिपेंडेंट 5 और एक कांडा साहब की और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की 87 सीट हैं, जिसकी मेजॉरिटी के लिए 44 सीट चाहिए, मेंबर चाहिए। तो अगर विपक्ष क्लेम करता है, विपक्ष का तो काम है ना, क्लेम करेगा और करना भी चाहिए, अगर नहीं है तो उनको शो करना पड़ेगा कि हमारे पास 44 हैं। और जब विधानसभा सेशन में नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता। कॉन्फिडेंस मोशन के लिए उन्होंने गवर्नर साहब को सेटिस्फाई करना है कि हमारी स्टैंड अपोजिशन की 44 है और ये इस तरह हम सेटिस्फाई करते हैं, या तो उनका प्रेजेंट होकर या सिग्नेचर करके, जैसे भी राज्यपाल महोदय चाहेंगे। उसके बाद वो अगर सेटिस्फाई होते हैं तो गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप कॉन्फिडेंस सीख कीजिए और इतने दिन में सीख कीजिए। ये पोजीशन यहाँ की बनती है। हरियाणा में अगर कहा जाए कि सेशन, क्योंकि 12 या 13 मार्च को जो हुआ पीछे, अब मानसून सत्र भी क्या बुलाया जा सकता है इसी सरकार के द्वारा? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा 13 तारीख को ही ख़त्म हुआ था कॉन्फिडेंस, तो वो सेशन ही माना जाएगा एक दिन का। और इसके बाद सितंबर तक ही सेशन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, विद इन 6 मंथ्स नेक्स्ट सेशन बुलाना होगा। और वो क्योंकि हमारी टेन्योर विधानसभा की 3 जून को ख़त्म हो रही है, 4 जून को, नवंबर को, 3 नवंबर को ख़त्म हो रही है, 4 नवंबर को बनी थी, तो वो ज़्यादा बनती है 6 महीने की, तो उससे पहले एक सेशन लाना होगा। और इसके साथ भी हमारा जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो अक्टूबर के लास्ट वीक से पहले कंप्लीट करना होगा, जिससे कि नई पुरानी विधानसभा का टेन्योर ख़त्म होने के तुरंत बाद नई सरकार अपना कार्यभार संभाल के। यादव साहब, जिस प्रकार से JJP के विधायक जो हैं कई अन्य पार्टियों के मंचों पर देखे गए, JJP उस पर कार्रवाई भी करने के लिए नोटिस जारी कर चुकी है, और इस तरह की प्रक्रिया के अंदर अगर सेशन होता है, अगर विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है, तो JJP विधायकों की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए ये आता है एंटी डिफेक्शन लॉ में, उसके लिए 10th शेड्यूल है। 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 2 साफ कहता है कि कोई भी पार्टी अगर कोई डायरेक्शन देती है तो उसके सदस्यों को उस डायरेक्शन को मानना होगा, अगर वो वैलिड और एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस विप जारी किया गया है। इन हालातों में अंदर हाउस में अगर वो आदमी उस डायरेक्शन की वॉयलेशन करता है, यानी कि वो जो डायरेक्शन है उसके खिलाफ वोट डालते हैं या वहाँ से एब्सेंट होते हैं, तो वो उनका डिस्क्वालिफिकेशन का मामला बन जाता है। यादव साहब निर्दलीय विधायक रहे हैं, चौधरी रंजीत सिंह पूर्व मंत्री हैं, अब पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ रहे हैं, विधायक वो रहे नहीं, अब उन्हें जो वेतन है बतौर मंत्री कहाँ से मिलेगा? विधानसभा से मिलेगा या किस हेड से मिलेगा? देखिए कल हमारी हरियाणा गवर्नमेंट रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन की मीटिंग थी और उसमें कई ऑफिसरों ने मुझसे ये बात पूछी थी
कि इसमें सेक्रेटरीट में इस तरह की चर्चा चल रही। तो मैंने यही कहा था, ये तो बड़ा सिंपल मैटर है। अगर वो कोई कहते हैं कि हमें पता नहीं या हम कहाँ से दें या कैसे दें, इस तरह की बातें वो लोग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल ब्रांच या कैबिनेट ब्रांच जरूर इस बात को जानती है कि कहाँ से मिलनी है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो वो एडवोकेट जनरल से भी एडवाइस ले सकते हैं। वैसे हमारे एमएलएज़ के लिए हरियाणा एमएलएज़ अलाउंसेस एंड पेंशन्स रूल्स एक्ट बने हुए हैं। इसी तरह मिनिस्टरों के लिए भी हरियाणा अलाउंसेस एंड सैलरीज एक्ट सेपरेट बना हुआ है, जिसके तहत उनको पेंशन मिलती है। और एक मिनिस्टर को अलग इस वजह से मिलती है कि एक बगैर एमएलए का मिनिस्टर भी हो सकते हैं, जैसे कि आज 2 हैं। नंबर 1 चौधरी रणजीत सिंह, और उससे पहले हमारे सीएम साहब भी बगैर एमएलए हैं, तो उनको भी सैलरी मिलती है और इसमें कोई दुविधा या बाधा वाली बात नहीं है। धन्यवाद। तो ये हैं रामनारायण यादव जी। देखिए, चौधरी रंजीत सिंह को वो विधायक नहीं है, उन्हें पेंशन अवश्य विधानसभा से मिलेगी, लेकिन कैबिनेट ब्रांच व अन्य जो प्रावधान है उनके तहत उन्हें वेतन बतौर मंत्री मिलता रहेगा। और दूसरी अहम बात इन्होंने कही कि जो हरियाणा सरकार है उसको कोई फिलहाल खतरा नहीं है। 44 का गणित विधानसभा के अंदर रहने वाला है और उसे सहजता से बीजेपी पूरा करेगी। और ये सरकार अपना जो समय काल है उसको निर्धारित समय पर ही चुनाव की तरफ अग्रसर होगी। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।